हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड, रेडी प्लीज। कल हमने कहाँ तक देखा था जरा बताइए। लास्ट में कौन सा ट्रांजैक्शन देखा था? इलस्ट्रेशन 7 खत्म, मतलब पूरा चैप्टर खत्म। अच्छा, वो खत्म हो गया। तो अपने को भी एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन देखना है बच्चा, है ना? यस सर। और मेरे ख्याल से मैंने वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी लिया था, ऐसा याद आ रहा है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, दो है ना? ऑब्जेक्टिव लिए थे स्टार्टिंग में। हाँ, 2-3 लिए थे ना। ठीक है, चलिए। ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेंगे ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। और नहीं हुआ तो मैं हूँ, घबराने का नहीं। वापस है, मेरे को नहीं करना ऐसा नहीं है। आंसर भी है अंदर। हाँ, इसलिए फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू नीड नॉट वरी। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा समय दूं। चल बाबू, चालू कर, लिख जरा। आज का डेट डाल दे, 11/5। बाबूजी पेज नंबर 2.25 में एक्सरसाइज में हूं बच्चा, ठीक है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और उसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में हूं बच्चा अभी, अपने इलस्ट्रेशन के सब क्वेश्चन समाप्त। आई एम ऑन पेज नंबर 2.25 और मैं सवाल तेरे लिए पढ़ रहा हूं। शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग इन अ ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। बाबूजी तुझे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट करना है, और ये क्लासिफिकेशन कैसे करना है याद कर। मैंने वो कराया था तेरे को ऐसा। अकाउंट का नाम क्या है, फिर वो ट्रेडिशनल, और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ये था ट्रेडिशनल अप्रोच। याद आया क्या? नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स नेम। ट्रेडिशनल में मुझे आंसर देना है रियल, पर्सनल, नॉमिनल। बच्चा याद आया क्या? और वो अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। याद आया क्या अपन ने किया था वो? भाई जरा हाँ ना बोलिए, जरा हमको मालूम पड़े। यस सर। तो चलिए एक पेज पे बना लीजिए, 10-12 लाइन तक खींच के मांगता है तो एक लाइन छोड़ेंगे तो 24-25 लाइन जाने दो। रेडी? जरा लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 2.25, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मैंने पेज को 3 पार्ट में बांट दिया है, नेम ऑफ अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मैंने दोनों आंसर साथ में नहीं लिया था, आपको याद आता हो तो। पहले मैंने एक आंसर ले लिया था ट्रेडिशनल, और बाद में मैंने वो अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि दोनों का थोड़ा सोच में फर्क है, तो अपन को जल्दी नहीं करने का कोई भी चीज। आप कहो तो मैं शुरू करूं। मैंने मेरे बोर्ड के ऊपर सजावट करके रखा है कि मैं क्या काम कर रहा हूं। स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि अकाउंट का नाम और वो ट्रेडिशनल अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ट्रेडिशनल में रियल, पर्सनल, नॉमिनल आता है बच्चा, ठीक है? रेडी नकुल भाई? यस सर। चलिए, गाड़ी को तो आप ही चलाएंगे। फर्स्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग। रिपीट 2 बार बोलना, जरा चिल्ला के भाई। रेंट आउटस्टैंडिंग।
रेंट आउटस्टैंडिंग मैं भी लिख रहा हूं, तुमको अभी अपर पेरेंट ट्रेडिशनल की बात करेंगे। मेहरबानी करके दोनों को मुझे साथ में नहीं लेना, और आप भी जरा ध्यान रखना। तो क्या अपना एक सोचने का जो तरीका है ना, वो घड़ी घड़ी मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। टाइम उतना ही लगता है, उल्टे का ये फास्ट होता है, फटफट जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग बोलते जा बच्चा। पर्सनल। करेक्ट, पर्सनल। चल बेटा। क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी। हाँ, क्लोजिंग इन्वेंटरी। चलो भाई, ऐसे तो मैं भी जानबूझ के लिखता हूँ रे, तू देख के भी लिखे, लेकिन मेरी इच्छा होती है तू सुन के लिखे, ताकि तेरा माइंड है ना क्वेश्चन में घुसे और आंसर बोले। चले बोलते जाओ। क्लोजिंग इन्वेंटरी, इन्वेंटरी एंड स्टॉक बच्चा, इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक बच्चा बोले। रियल। करेक्ट, रियल। सब लोग बोलने का है भाई, अकेला 2-4 लोग ऐसा नहीं, बिंदास। चल बच्चा। सेल्स, सेल्स। बोलिए, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, 3 में से एक बोलना है बच्चा। सेल्स। मैन भाई। नॉमिनल। करेक्ट, नॉमिनल। चल बेटा। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। बोलो भाई, एफडी कराया रे। पर्सनल। करेक्ट, ये बैंक अकाउंट ही हुआ बच्चा, पर्सनल। बेटा आगे कैश, चलो। कैश। सनी का बच्चा। रियल। रियल। ठीक है, चलो। बैड डेट्स, बैड डेट। बेड डेट्स। नॉमिनल। करेक्ट, इट इज अ लॉस, इट इज नॉमिनल। नकुल बेटा आगे पढ़ो। कैपिटल, कैपिटल। पर्सनल। करेक्ट, पर्सनल। सब लोग बोलने का रे, भले ने अपना भी आंसर सेम होवे, अलग होवे। आगे बढ़ रहे। सेल्स टैक्स पेबल, सेल्स टैक्स पेबल। पर्सनल। पर्सनल। ये पेएबल है, अपना लायबिलिटी हुआ बच्चा। यू आर राइट, पर्सनल। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। पर्सनल। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर हुआ बच्चा। यू आर राइट, पर्सनल। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। नॉमिनल। करेक्ट, नॉमिनल। बच्चा चले। ड्राइंग, ड्राइंग। बोलिए। पर्सनल। हो गया, फटाफट होता है रे। आगे हमने देखा है, ये तो अभी एक्सरसाइज है तो वही आना है। हाँ, लेकिन सोचना पड़ता है कुछ नया होवे तो। चल भाई, अभी अपन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में जाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है बाबूजी, एसेट्स इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। याद आया क्या? और Yes, sir. कैपिटल के झोली में ड्राइंग को बिठाता हूं मैं, और उतना ही नहीं, उसी के झोली में मेरे को इनकम और एक्सपेंस भी डालना है। याद आया क्या? क्योंकि इनकम एक्सपेंस प्रोप्राइटर का ही होता है, ड्राइंग भी प्रोप्राइटर का होता है, देख लो। तो ये था अपना अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चा आ जा रहे, अभी सबके पास रेडी है? चलो बोलने का चालू करें। पढ़ के बोलिए। आउटस्टैंडिंग, रेंट, यू आर राइट, लायबिलिटी। बच्चा आगे चल। एसेट सर। करेक्ट, एसेट। नेक्स्ट चलो।
Sales capital. कैपिटल करेक्ट, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख ले, इट इज इनकम। चलो सेल्स कैपिटल इंटू ब्रैकेट राइट रेवेन्यू इनकम। बच्चा आगे। Bank FD asset. करेक्ट, इट इज बैंक बैलेंस, यू आर राइट, गुड। एसेट्स बोलिए बेटा। एसेट, यू आर राइट। नेक्स्ट, बेड डेट्स। कैपिटल एक्सपेंस। करेक्ट, कैपिटल है बच्चा, एक्सपेंस है, लॉस है, यू आर राइट। नेक्स्ट, Capital liability. जी कैपिटल तो खुद कैपिटल ही है ना। हाँ सर। हाँ तो कैपिटल तो खुद कैपिटल ही हुआ, ब्रैकेट में लिखा तो ठीक है लायबिलिटी, बट डोंट जस्ट राइट ओनली लायबिलिटी, इट इज कैपिटल ऑफ कोर्स इनटू ब्रैकेट राइट लायबिलिटी। चल बच्चा आगे। Sales tax payable liability. करेक्ट, लायबिलिटी ले ले बच्चा। आप आगे बढ़ो बेटा। Depreciation capital. Trade receivable asset. ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, यू आर राइट। एसेट, Depreciation capital. डेप्रिसिएशन कैपिटल, ये लॉस है बच्चा, यू आर राइट। एक्सपेंस है, चल बच्चा। Drawing capital. ड्राइंग कैपिटल, यू आर राइट। लो जी हो गया ये तो, एक सवाल खत्म। चल भाई आगे बढ़ेंगे, बड़े आराम से जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज 2.26। बाबू जी मैं पूरा ही सॉल्व कराने वाला हूँ, कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, सिवाय कि ऐसा लगे तू कर सकता है, वो भी तू करने का, उसमें भी डाउट है तो मैं हूँ। छोड़ना कुछ नहीं है। इलास्ट्रेशन के भी सब क्वेश्चन कराए हैं, एक्सरसाइज भी सब कराने वाला हूँ। खाली ऑब्जेक्टिव जो रहता है एमसीक्यू जैसा दिया है उसका भी आंसर तो अंदर है रे, फिर भी थोड़ा जानबूझ के तेरे पे काम रखता हूँ। ले भाई क्वेश्चन सेकंड। Yes, sir. Past journal entries for the following transaction in the books of Gamma Bros. रिपीट। Past journal entries for the following transaction in the books of Gamma Bros. लो भाई आपको जर्नल पूछा है बाबूजी, नरेशन देना पड़ेगा। हाँ तो बना लीजिए, जर्नल ऑफ गामा ब्रोस। लो भाई जर्नल एंट्री बनाना है, मैं तैयार हो रहा हूं, आप भी तैयार हो जाइए। डेट नहीं है, खाली डेट सीरियल नंबर एक ही में चलेगा, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। लो मैं तैयार हो गया, जरा देख लो। डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। बेटा फटफट चले, वो भाई जर्नल बना लीजिए। रेडी, फुल पेज जर्नल, नरेशन कंपलसरी होता है, प्लीज बिंदास अपने आप लिखने का, नरेशन घबराने का नहीं। बच्चा चालू कर। Employees had taken inventory worth rupees 1 lakh, cost rupees 75,000 on the eve of Deepavali, and the same was deducted from their salaries in the subsequent month. Employees had taken inventory worth rupees 1 lakh, cost rupees 75,000 on the eve of Deepavali, and the same was deducted from their salaries in the subsequent month. एक बार और पढ़ ले बेटा। Employees had taken inventory worth rupees 1 lakh, cost rupees 75,000 on the eve of Deepavali, and the same was deducted from their salaries in the subsequent month. बाबूजी मान लो अपना कपड़े का दुकान है बड़ा, बहुत सारे एम्प्लॉइज है, 25-50, बड़ा दुकान है, शोरूम।
तो दिवाली का टाइम आने वाला है, तो एम्प्लॉय ने उनके लिए भी तो कपड़ा लेना पड़ता है, फैमिली के लिए है। तो एम्प्लॉय थोड़ी बाहर से लेके खरीदेंगे, और ऐसा तो अपनी ही दुकान से लेंगे ना। तो बच्चा 1 लाख का ऐसे वो गुड्स है जिसका कॉस्ट अपने को 75 में पड़ा है, मालिक को, दुकान के मालिक को। ऐसे कस्टमर को बेचे तो 1 लाख ना कॉल। यस सर। वो 1 लाख का गुड्स कॉस्टिंग 75,000। ये दो आंकड़े पकड़ पकड़। इफ इट इज सोल्ड टू आउटसाइडर कस्टमर्स, price 1 lakh, but the cost means the purchase price for the businessman owner was 75,000. That much goods taken by employees. वर्कर ने ले लिया, सीधी बात है, अपन उसको डोनेट नहीं किया है, दिवाली गिफ्ट नहीं है बच्चा, उसके तनख्वाह के अगेंस्ट में इसको एडजस्ट करना है। मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल, तनख्वाह के अगेंस्ट में एडजस्ट करना है तो ठीक है, डोनेशन नहीं है, गिफ्ट नहीं है, ठीक है। मेरा इंपॉर्टेंट सवाल, एंट्री 1 लाख की आएगी कि 75,000 की आएगी? यस सर। जवाब दीजिए, मेरा सवाल था। चॉइस तो दे दिया है। 75,000 का आएगा। एंट्री 1 लाख का आएगा कि 75,000 का आएगा? 75,000 और सानिका 25,000 बेन जी, डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट की भी एंट्री आएगी क्या 25,000 की? यस सर। मतलब डिस्काउंट की एंट्री भी आप पास करेंगे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, डिस्काउंट नहीं कर सकते। 75,000 पर डिस्काउंट बाबूजी, नहीं आएगा। डिस्काउंट नहीं आएगा, डिस्काउंट का सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट अपना 75,000 का गुड्स जा रहा है फ्रॉम द बिजनेस। गुड्स गया मतलब अपना टोटल परचेस कम हो जाएगा, यानी परचेस को क्रेडिट करने का, परचेस को क्रेडिट करने का। या तो आप बोल सकते हैं गुड्स गिवन फॉर सैलरी अकाउंट, तो भी चलता है, फाइनली उसको परचेस में से ही कम करना होता है। इट इज वन टाइप ऑफ सैलरी। पॉइंट नंबर 1, एंट्री मैंने लिखने का चालू किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अमाउंट 75,000। 1 लाख ये तो सेलिंग प्राइस था बच्चा, कॉस्ट 75,000। अपने ही आदमियों के पास से प्रॉफिट थोड़ी लेना है बच्चा, अपने लोग हैं, उसको तो कॉस्ट में ही देना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। भले अपन कुछ गिफ्ट नहीं दे रहे हैं उसको, ये अपना एक प्रकार का उनके लिए मदद हो जाता है। नरेशन लिखो, सैलरी टू परचेसेस, देयर इज द एंट्री, लिखा 75,000, नरेशन लिख देंगे। गुड्स taken by employees on the eve of Diwali which is adjusted against their salary amount. हाँ, नरेशन में लिखना है तो लिख सकते हैं बाबूजी। द सेलिंग प्राइस ऑफ सच गुड्स वाज ₹1 लाख। नरेशन का मतलब ही होता है एक्सप्लेनेशन, यू नीड नॉट वरी, इसका कोई गिनती में नहीं आएगा, लेकिन नरेशन में ज्यादा लिखा तो अच्छी बात है। द सेलिंग प्राइस ऑफ सच गुड्स ₹1 लाख। इट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ गलत नहीं है, उल्टे का अच्छा है। Wages paid for erection of machinery ₹18,000. Wages paid for erection of machinery ₹18,000. Wages paid for बस बराबर है। एंट्री बोल। सर क्वेश्चन बराबर नहीं सुना। वापस पढ़। हाँ सर।
Wages paid for erection of machinery rupees 18,000. वेजेस पे किया बच्चा इरेक्शन ऑफ मशीन के लिए। चलो फटफट आंसर बोलो। सर मशीनरी टू वेजेस, इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे किया है। हाँ तो एंट्री क्या बोला बच्चा तूने? मशीनरी टू वेजेस, कैश और बैंक। अब क्या बोल रहे हैं, बराबर साफ सुथरा आंसर दीजिए, कंफ्यूजिंग नहीं चलेगा मेरे को भी। वापस बोल, एक चांस, लास्ट चांस। मशीनरी टू कैश और बैंक। Machinery to wages. परफेक्ट आंसर, मशीन टू कैश और बैंक। बाबूजी यहाँ वेजेस नहीं आएगा, पेड है, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। बाबूजी पैसा दिया है और ये पैसा मशीन के लिए दिया है। बच्चा लिख ले, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, it is capitalization of expenses। बच्चा अमाउंट 18,000 ले लें, नरेशन वही वहां से देख के बोल देने का। ऑफ कोर्स इट इज इंसिडेंटल एक्सपेंस। याद आया क्या वो अपन ने सीखा ना कैपिटल रेवेन्यू बाबा। टेक डाउन wages paid for erection of machinery, that's it। नरेशन 19-20 सब चलता है, घबराने का नहीं। wages paid for erection of machine। Income tax liability of proprietor rupees 1,17,000 was paid out of petty cash. Income tax liability of proprietor rupees 1,17,000 was paid out of petty cash. एक बार और। Income tax liability of proprietor rupees 1,17,000 was paid out of petty cash. एक बात सुन लो, जब भी शब्द आवे ना, पेड, रिसीव्ड, सेटल्ड, इन्वेस्टेड, रेमिटेड, डिपॉजिटेड, ये सब शब्द बाबूजी आपको कैश ट्रांजैक्शन बताता है। रिसीव्ड, पेड, रेमिटेड, इन्वेस्टेड, समझा क्या? सेटल्ड, अकाउंट सेटल्ड, चुकते किया, मतलब यह कैश ट्रांजैक्शन है। मतलब एक अकाउंट कैश और बैंक पक्का, ऑलवेज। तो यहां भी इसने बोला ना कि इनकम टैक्स पेड, तो पेड शब्द है मतलब इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। और ये प्रोप्राइटर का इनकम टैक्स अपन ने भरा है। भैया आप बोलिए एंट्री। एंट्री बोलिए बच्चा। और प्रोप्राइटर का पे किया है। ड्राइंग टू कैश अकाउंट। Sir, drawing to cash भरा हुआ। एक बार वापस पढ़ तो। Income tax liability of proprietor rupees 1,17,000 was paid out of petty cash. हाँ इट इज पेड है, बराबर है, बट आउट ऑफ पेटी कैश बोला है। तो कैश बैंक नहीं बोलने का, पेटी कैश बोलने का। Petty cash. देखो यही तो 2-3 बार पढ़ने का, बराबर पकड़ने का ना। ऑफकोर्स कैश एंड बैंक है, पेटी कैश इज ऑल्सो कैश ओनली, लेकिन खाली कैश बोलना गलत हो जाता है। बड़े बड़े कंपनी में मेन कैशियर होता है, पेटी कैशियर भी होता है। पेटी कैशियर छोटे मोटे ट्रांजैक्शन संभालता है, मेन कैशियर इंपॉर्टेंट बड़े ट्रांजैक्शन देखता है। अभी ये अमाउंट भी तो बड़ा ही था, इन लोगों ने कुछ भी छाप दिया है।
पेटी कैश के लिए 1,70,000 बोल दिया। ठीक है यार, मगर एंट्री में पेटी कैश ही आएगा। छोटा अमाउंट होता है पेटी कैशर का, जनरली एक सोच होती है, यहाँ इतना बड़ा अमाउंट को भी पेटी कैश में इन लोग ने बोला है। ठीक है बच्चा, आंसर इज राइट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। पेटी कैश बोला है करके पेटी कैश ही आना चाहिए। किसी को भी डाउट हो तो बहस करने का बच्चा। 1:17। नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन, ये एचएम का मूल मंत्र है भाई। सवाल करने का, कैसे आया, बहस करने का मुझे भी अच्छा लगता है। आपका डाउट आना चाहिए, नहीं समझेगा तो ऐसे ही पकड़ के मत रखिए। नरेशन। Being income tax liability of proprietor paid out of petty cash. बराबर है, कुछ भी लिखने का 19-20 रहे, लेकिन आउट ऑफ पेटी कैश लास्ट में जरूर लिखना। बोला है ना पेटी कैश, वो नहीं बोलता तो मैं कैश लिखता, कैश और बैंक लिखता, अच्छा लगता है। लेकिन पेटी कैश बोला है, देन नो ऑप्शन, ओनली पेटी कैश, जो बराबर पढ़ने का बच्चा। ये छोटा मोटा शब्द आंसर में तब्दीली लाता है। नरेशन तो ठीक है, वहीं से देख के लिखने का। चले बच्चा। Purchase of goods from Naveen of the list price of rupees 2 lakhs. He allowed 10% trade discount, rupees 5,000 cash discount was also allowed for quick payment. Purchase of goods from Naveen of the list price rupees 2 lakhs. He allowed 10% discount. Rupees 5,000 cash discount was also allowed for quick payment. Purchase of goods from Naveen. Purchase of goods from Naveen of the list price rupees 2 lakhs. He allowed 10% trade discount. Rupees 5,000 cash discount was also allowed for quick payment. जरा इधर देखिए ना, मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ। लिस्ट प्राइस मतलब प्रिंटेड प्राइस। बाबूजी प्राइस लिस्ट होता है जिसमें चीज का प्राइस लिख के दिया होता है। प्रिंटेड प्राइस गुड्स के ऊपर, पैकिंग के ऊपर छपा होता है, दैट इज द प्रिंटेड प्राइस, द सेम इज द लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो 2 लाख का लिस्ट प्राइस था, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो बाबू 2 लाख के ऊपर 10% बोलेगा तो 20,000। बाबूजी इसको लिस्ट प्राइस को बोला जाता है ग्रोस प्राइस, लिस्ट प्राइस को बोला जाता है ग्रोस प्राइस, और ये 1,80,000 जो आया उसको बोला जाता है नेट प्राइस। जरा देखिए ना, ग्रोस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट प्राइस। आपको बता दो 11th में सीखा था ये सब कैलकुलेशन। बाबूजी ग्रोस प्राइस की एंट्री नहीं आती, ट्रेड डिस्काउंट की भी एंट्री बुक में, जर्नल में वगैरह नहीं आता। एंट्री ऑलवेज स्टार्ट विथ नेट प्राइस। नेट प्राइस मींस इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स। नेट प्राइस मींस वैल्यू ऑफ गुड्स। एंट्री ऑलवेज स्टार्ट विथ नेट। एक बात और, इसने अंदर और क्या बोला है रे? 5,000 कैश डिस्काउंट was also allowed for quick payment। बाबू कैश डिस्काउंट 5,000 अपने को दिया, मतलब अपन ने उसको पेमेंट कितना किया तू मुझे पूछे तो 1,75,000। दिस इज व्हाट अमाउंट एक्चुअली पेड। बाबू 1,80 का गुड्स था, नेट 5,000 का मुझे और वो कैश डिस्काउंट दे रहा है फॉर क्विक पेमेंट, और मैंने उसको चुकते कर दिया। अमाउंट पेड देख ले 1,75,000। खास सूचना, कैश डिस्काउंट की देयर इज ऑलवेज एंट्री इन द बुक्स। हाँ,
ट्रेड डिस्काउंट की नो एंट्री, कैश डिस्काउंट की देयर इज ऑलवेज एंट्री। बाबूजी जरा 11th में ये सब सीखा, थोड़ा रिवीजन हो रहा है और मैं भी बड़े आराम से जा रहा हूं। नहीं समझे मुझे नहीं छोड़ने का, एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ाता हूं, वर्किंग करूंगा, अमाउंट लाऊंगा, एंट्री भी दूंगा। आपका बहस डाउट होना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम कभी नहीं है। तो 2 लाख का गुड्स था, लिस्ट प्राइस यानी ग्रोस प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट 10% 28,000, नेट प्राइस मींस गुड्स 180 और उसने मुझे कैश डिस्काउंट दिया 5,000, आई पेड अमाउंट 175। सुन ले, ग्रोस प्राइस नो एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट नो एंट्री, एंट्री ऑलवेज स्टार्ट विथ नेट प्राइस, नेट मींस गुड्स, और कैश डिस्काउंट की भी हमेशा एंट्री होती है। हाँ, ये वर्किंग में कुछ पूछना है तो बोलिए, एंट्री अपन अभी बोलने का बाकी है। ये परचेज है बच्चा, कुछ पूछना है तो पूछे। नो सर। ये वर्किंग समझा बेटा? यस सर। नो सर। ये वर्किंग समझा बेटा? नहीं समझा? नहीं समझा सर। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, पहले वर्किंग लिख लो। तो ये लास्ट एंट्री है, मतलब एंट्री के लिए 6-7 लाइन छोड़ दे, नीचे वर्किंग करना है तो कर, नेक्स्ट पेज पे कर, तेरी मर्जी। एंट्री और नरेशन के लिए मुझे 6-7 लाइन चाहिए, ये लास्ट है तो 7-8 लाइन के नीचे वर्किंग का डाल। लिस्ट प्राइस यानी कि ग्रॉस प्राइस ब्रैकेट में लिखना बच्चा, एकदम फ्री स्टाइल में वर्किंग करना, कंजस्टेड वर्किंग नहीं करने का, क्योंकि कल को तू देखे तो तुझे याद आवे। और कुछ चीजें तो ये सिंपल है, तो ये सब जरा 11 का लिया ताकि तेरे को जरा अच्छा लगे कि सर बोर नहीं कर रहा है अभी। अगर क्या जितना भी है मैं सब पढ़ाने वाला हूं ना, तो थोड़ा बहुत ऐसा भी आएगा बच्चा। और एक एक क्वेश्चन, एक एक ट्रांजैक्शन हमको सॉल्व करना है। पूरा पेपर जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा, अभी से लिख के रखना, ये मेरा वाक्य, कोई गड़बड़ नहीं है होना है। खाली थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उनका पेपर हमेशा लेंदी होता है। लेंदी बोलेगा तो थोड़ा फास्ट सॉल्व नहीं करेगा तो छूट जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे कुछ बच्चों का ये तकलीफ आया था, समझदार थे लेकिन छूट के आया, तो फिर वो क्या मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो तू थोड़ा प्रैक्टिस लिखने का फास्ट, हाँ कभी भी आराम से नहीं लिखने का, भले लिख लिया लेकिन फास्ट ही लिखने का, भले लिख के जरा बैठना पड़ा, ठीक है। चल भाई, अभी एंट्री कौन बोलता है? चल आ जाओ मैदान में। अमाउंट इज पेड, सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। रिपीट, यू आर राइट, रिपीट कर बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। करेक्ट है, परचेज टू कैश और बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड ले बच्चा। परचेज मीन्स वैल्यू ऑफ गुड्स 1,88,000 टू कैश और बैंक बच्चा 1,75,000 and discount received you can see please 5,000. बच्चा नरेशन मैं लिखवा दूं, हम कहो तो। रेडी? बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन, अंदर से देख के बोलता हूँ, हाँ तू याद रखना, नरेशन उधर से ही दिखता है और 19-20 चलता है, ऐसे मैं भी वहां से देख के बोल रहा हूँ, खुली बात। गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन of list price rupees 2 lakhs he allowed 10% discount
and cash discount received for quick payment. Cash discount received for quick payment. लो जी, एक और क्वेश्चन समाप्त। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मिसिंग फिगर। बाबू start with me. Calculate the missing amount. बच्चा फटफट चले, लिख assets is equal to liabilities plus capital। ये दिया है क्वेश्चन में, सिंपल है, मेरे साथ बिंदास चालू कर, मेरे को कुछ बोलना नहीं है, एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं, इतना सिंपल है। पूछा है तो अपने को तो सब सोल्व करना है, सिंपल हो या टफ हो। गाड़ी आगे चला चला है। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। एसेट ए में देख, मैं कैसे लिखता हूं, 15 lakhs, लायबिलिटी 2,50,000। बाबू जी, कैपिटल का अमाउंट तेरे को बोलना है 12,50,000। फिल इन द ब्लैंक है, या तो तू इसको बॉक्स में डाल के लिख सकता है ताकि तेरे को मालूम पड़े। ये सुनता है क्या, 15 लाख, 2.5 लाख, एकदम सिंपल ही है बच्चा। 12,50,000 है ना। एक लाइन छोड़, आगे बढ़ते जा, फटफट ऐसा ही है, बस चालू कर। फर्स्ट क्वेश्चन मार्क। Asset blank, liability 1,50,000, capital 75,000. कैपिटल 75,000, बोलो बच्चा। 3,25,000 और 2,25,000। 2,25,000, एकदम सिंपल है यार, इसलिए तो एक लाइन छोड़, आगे बढ़। चल बच्चा। Asset 14,50,000, liability blank, capital 13,75,000. चलो 75,000. 75,000, इट इज इजी, नो नीड टू एक्सप्लेन। मैं भी जरा भी टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, भगा रहा हूँ क्योंकि कुछ है नहीं। चले बच्चा। Asset 57 lakh, liability negative 2,80,000, capital blank. बाबूजी बताइए, ये माइनस में है तो ये प्लस होके बाहर आ जाएगा। भाई साहब समझ रहे हैं क्या, कितना आएगा बोलिए। 5,98,000. 5 लाख। ओ बच्चा, ये 57 लाख है और ये 2,88,000 है। Sorry sir, 59,80,000. हाँ, 59,88,000। सुना क्या? ठीक है बच्चा। ये लायबिलिटी माइनस में का हकीकत में मतलब होता है एसेट होता है रे। जरा अभी सुन ले, इन लोगों ने लिखा है तो थोड़ा मेरे तरफ से भाषण। When liability is in minus in the sense, बाबूजी लायबिलिटी माइनस में मतलब क्रेडिटर का अमाउंट डेबिट में। ये कैसा रे, मैं कैसा बोलता है रे, सुना क्या? लायबिलिटी माइनस में मतलब क्रेडिटर का अमाउंट डेबिट में। हाय ये कैसा? नकुल भाई कुछ बोलते हैं क्या? क्रेडिटर का डेबिट क्यों? उससे पैसे तन्वी, लायबिलिटी माइनस में मतलब क्रेडिटर डेबिट में, ऐसा कैसा हो सकता है? बैड डेट शायद रिकवर नहीं रे, तो लायबिलिटी थोड़ी होता है। नयन भाई,
एडवांस रिसीवेबल होगा, सॉरी एडवांस में रिसीव होगा। जरा बराबर बोल, तो आवाज नहीं आ रहा है। एडवांस में रिसीव हुआ। एडवांस अपन ने पे किया होगा, रिसीव नहीं। बाबू जी हाँ सुना क्या? हाँ क्रेडिटर क्रेडिट होता है ना हेतवी, Yes, sir. क्रेडिटर तो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिटर डेबिट कैसे हो गया? क्योंकि सर आपने वो क्रेडिटर को एडवांस में पैसा दे दिया, मतलब क्या हो गया? क्रेडिटर का बैलेंस डेबिट में आ गया, मतलब वो क्रेडिटर से मुझे पैसा लेने का निकल रहा है, बिकॉज आई हैव गिवन advance amount to those suppliers, those creditors, and therefore liability in negative. Liability in negative. समझ में आ रहा है? Is it clear? Liability in negative. बाबू जी कभी कभी ऐसा हो जाता है इनकम टैक्स अपन ने ज्यादा भर दिया होता है और फिर अपने को गवर्नमेंट से रिफंड लेना निकलता है, तो वो लायबिलिटी अपन ने सोचा था हकीकत में अपने को लेना निकलता है, क्योंकि अपन ने एडवांस ज्यादा भर दिया था। तो ये नेगेटिव बैलेंस आ सकता है। इन शॉर्ट, तू मैथ्स वाला बच्चा है रे, ये माइनस को उधर लेना, नाटक क्यों करता है मेरे से ज्यादा? ये माइनस इधर हो गया तो ये प्लस हो गया ना, आंसर अपने आप आ गया ना 5980। उन्होंने रीजन नहीं मांगा है, रीजन मैं तेरे को दे रहा हूँ ऐसे ही। उन्होंने एक्सप्रेशन ऐसा नहीं मांगा है, एग्जाम्पल नहीं मांगा है, तो मैं तेरे साथ चर्चा करके थोड़ा तेरा थिंकिंग को बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि लायबिलिटी माइनस में क्यों आया? ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि सर जी आपने वो लायबिलिटी वाले को एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, तो वो लायबिलिटी अभी आपको नेगेटिव में दिख रहा है, मतलब आपको उससे पैसा लेना निकलता है ऐसा। ठीक है, आंसर इज ओवर 59.8 है बच्चा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चल भाई 2 लाइन छोड़ दे, चालू रख। क्वेश्चन 4 सेम पेज 2.26। 2.26। अभी मैं तेरे को ये पढ़ के जरा सुना देता हूं स्टार्टिंग, तू समझ। लिसन एवरीबॉडी, show the effect of increase यानी प्लस, decrease यानी माइनस, no change means zero. I repeat, show the effect of increase यानी प्लस, decrease यानी माइनस, no change यानी जीरो ऑन द एसेट। आपको एसेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? प्लस यानी बढ़ेगा, एसेट घटेगा यानी माइनस, नो चेंज यानी जीरो होगा ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको ट्रांजैक्शन दिए हैं, आपको बताना है एसेट के ऊपर बाबूजी क्या इफेक्ट आएगा। शो द इफेक्ट ऑन एसेट, whether assets will increase, assets will decrease, or no effect of that transaction। मतलब एसेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा ये तू बताएगा, और आंसर भी तेरे को दे दिया आउट ऑफ 3, इंक्रीज, डिक्रीज, नो इफेक्ट। बाबू समझा? 3 में से एक आंसर है, इंक्रीज, डिक्रीज, नो इफेक्ट यानी जीरो। अभी तू ट्रांजैक्शन शांति से सुनने का बराबर, और नक्की करने का कि अपना एसेट बढ़ेगा कि घटेगा, ये अपना सवाल है। ठीक है, पहले सवाल समझा ना? एसेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वही बोलना है। नकुल भाई, इज देयर एनी डाउट? नो सर। चलिए आप पढ़िए नकुल भाई। Purchase office furniture. Payment to be made next month. Repeat. Purchased office furniture. Payment to be made next month. Repeat. Purchased
office furniture payment to be made next month. फर्नीचर खरीदा, उधार खरीदा, पैसा बाद में दूंगा। बोल भाई। Asset increase. ऐसा बैलेंस शीट छोटा सा मैंने ऐसे ही बनाया रफ स्टाइल में। फर्नीचर खरीदा ना, तो सीधी बात है एसेट के ऊपर क्या असर हुआ वही तेरे को बोलना है। लायबिलिटी पे असर क्या हुआ, प्रॉफिट पे क्या हुआ, लॉस पे क्या हुआ, एक भी पूछा नहीं है। जो पूछा उतने की बात कर। फर्नीचर खरीदा, बोल भाई, तो फर्नीचर एसेट में आएगा कि नहीं? तो अपना एसेट बढ़ेगा कि नहीं? अब उधार है तो लायबिलिटी भी बढ़ेगा, हाँ ये बात भी है, मगर वो मुझे पूछा नहीं है रे। अपने को सिर्फ इफेक्ट ऑन एसेट ही बोलना है बच्चा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन लायबिलिटी? लायबिलिटी भी बढ़ेगा क्योंकि अपन ने उधार खरीदा है, वो बात मगर मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ एसेट का ही पूछा है। इज इट क्लियर? तो लिख ले आंसर पहले का। ऐसा बनाना नहीं है बैलेंस शीट वगैरह, मैंने तेरे लिए बनाया है। तू सीधा आंसर लिख, ए एसेट इंक्रीज। ठीक है? एनी डाउट? है ना? 3 में से एक ही आंसर है बच्चा, है ना? 3 में से कोई भी, मगर सोचने का। मैं फंसा देगा बीच में कभी भी तेरे को। ओ भाई नकुल भाई जाओ, चल भाई बेटा, आप पढ़ो। Collected cash for repair services. Collected cash for repair services. रुको, हम लोग का बिजनेस है सर्विस देना, एसी का सर्विस, लैपटॉप मोबाइल वगैरह का सर्विस। तो हम सर्विस दिया तो पैसा मिला। हाँ बोल भाई, पैसा आया ना, सर्विस का इनकम, तो पैसा आया तो एसेट इंक्रीज। सुना क्या? लिख रहे पूरा, एसेट इंक्रीज। सेकंड इफेक्ट मुझे नहीं चाहिए, सॉरी। तू शांति से एसेट पे क्या असर पड़ा उतना ही देखना है। नकुल बाबा। Yes, sir. Goods sold on credit. Goods sold on credit. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। लो भाई, गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स गया। तो भाई साहब गुड्स तो गया ना, इज इट क्लियर? तो अपना एसेट कम हो जाएगा। ठीक है? और ये मैंने क्रेडिट में बेचा है तो गुड्स गया, तो गुड्स गया बाबू, और ये मैंने क्रेडिट में बेचा है, मतलब मेरा डेटर्स भी तो बढ़ जाएगा। ये देख रहा, उधार में बेचा, पैसा नहीं आया है, तो मेरा डेटर भी तो बढ़ेगा। तो गुड्स बेचा है ना, गया, एसेट कम होएगा। और क्रेडिट में बेचा है ना, तो सामने वाला डेटर बन गया तो मेरा एसेट बढ़ेगा। तो एक बाजू बोलता हूँ एसेट घटेगा, फिर बोलता हूँ एसेट बढ़ेगा, तो बच्चा फाइनली आंसर क्या आएगा? फाइनली आंसर क्या आएगा? नो इफेक्ट ऑन एसेट। समझ में आया? नो इफेक्ट ऑन एसेट। एसेट पे कोई असर नहीं आएगा। ये मेरा पहला आंसर है, इसमें मुझे थोड़ा भाषण देना है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जरा भी देखना, पहले तो मैंने बोल दिया एसेट गया, गुड्स गया, सुना ना, गुड्स गोज आउट, ये पहली बात है। और सोल्ड ऑन क्रेडिट तो मेरा डेटर बढ़ेगा, ये दूसरी बात है। तो एक बार एसेट बढ़ा, एक बार एसेट घटा, फाइनली नो इफेक्ट ऑन एसेट, जीरो, ये बात हो गया। अभी थोड़ा मैं डीप में जा रहा हूं बाबूजी। इट इज सोल्ड, मैं अगर जो नॉर्मली सोचूं, थिंक नॉर्मल, तो क्या होता है आपको मालूम है क्या? 100 रुपये का चीज हम 110 120 में बेचते हैं,
मतलब मेरा गुड्स है 100 का, और जब बेचूंगा तो इसमें मेरा प्रॉफिट लगता है बच्चा मतलब 120, यानी रिजल्ट क्या आया, एसेट 100 का घटा गुड्स और डेटर बढ़ा 120 का। तो अगर जो मुझे कोई नेट इफेक्ट पूछे तो फाइनली मेरा एसेट 20 रुपये से बड़ा होना चाहिए। जरा सोचना, मैंने थोड़ा थोड़ा गहरा सोचा। वंस मोर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इतना ही दिया है बस, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट उतना ही दिया है। गुड्स गया रे, डेटर को दिया रे, कस्टमर को। तो पहला मेरा आंसर इतना आएगा, वन साइड गुड्स गोज आउट, asset decrease, at the same time it is sold on credit, my debtor increase, so one side asset decrease, other side asset increase, and finally no effect. That is first answer, क्योंकि एक बाजू गुड्स गया, एसेट घटा, डेटर को दिया कस्टमर को, तो डेटर बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, फाइनल आंसर नो इफेक्ट। थोड़ा डीप में थिंक नॉर्मल, मैंने लिखा है अंदर, देख लो, थिंक नॉर्मल। थिंक नॉर्मल क्या, क्योंकि जनरली वी सेल द गुड्स एट द हायर प्राइस इंक्लूडिंग प्रॉफिट। मतलब सपोज माय गुड्स ऑफ 100, आई विल बी सेलिंग एट 120, 130 व्हाटएवर द हायर प्राइस। मतलब गुड्स गया 100 का, एसेट कम हुआ 100, एट द सेम टाइम एसेट बढ़ गया 120, तो दोनों का नेट इफेक्ट बोलेगा तो my asset increased by ₹20 and final answer asset is increasing by ₹20। आप जरा सोचिए मैं कैसे ये ट्रांजैक्शन को आपके सामने रखा है। पहले मैं नो इफेक्ट भी बोला हूं, और नो इफेक्ट बोलने का मेरे पास कारण क्या मालूम है, इन लोग ने खाली इतना ही बोला है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट नहीं दिया यार, ये अमाउंट तो मैंने पीछे लगाया रहे, 100 120 ये नाटक, थिंक नॉर्मल। उन्होंने कहा बोला अमाउंट, ये भी आप मेरे से आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, सर लॉस में बेचा हुए तो सीधी बात है ना, 100 का गुड्स 90 में बेचा, आ जाओ आप ऐसा 120। लेकिन मैंने इसलिए पहले एक वाक्य लिखा, थिंक नॉर्मल। थिंक नॉर्मल मतलब कोई भी बिजनेसमैन लॉस का नहीं सौदा करेगा, फिर भी अगर जो तू जबरदस्ती मेरे को पकड़ेगा तो मैं एक बार तेरे साथ सहमत हो जाएगा कि 100 का गुड्स गया, 90 का डेटर बढ़ गया, फाइनली एसेट घट सकता है। और तीसरा बच्चा ऐसा भी बोल सकता है, सर 100 का गुड्स 100 में बेचा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, हाँ, तो भी मेरे पहले आंसर पे आ जाएगा जीरो इफेक्ट। लेकिन थिंक नॉर्मल बोलेगा ना तो तू यही आएगा कि सर एसेट बढ़ना चाहिए, और क्योंकि अमाउंट नहीं दिया है ना तो मैंने जीरो करके भी छोड़ दिया। आर यू गेटिंग प्लीज? एक्सप्लेनेशन को तू देख, आंसर कैसे, क्योंकि इन लोग ने अमाउंट नहीं दिया है, और क्योंकि अमाउंट नहीं दिया है तो सब कुछ पॉसिबल है, और थिंक नॉर्मल वाला ज्यादा पॉसिबल होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम गिविंग माई आंसर। ये मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया ना, क्वेश्चन क्या था पहले वो देखो, फिर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझे तो एक्सप्लेनेशन क्या क्या काम है, मैं कैसे घुमा रहा हूं ऐसा ऐसा। वो क्वेश्चन जैसा दिया है, अमाउंट नहीं दिया है, थिंक नॉर्मल है ना, सब जरूरी है सोचना। ठीक है, लिखिए, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा क्योंकि दो आंसर मैंने दिया है ना। टेक डाउन, इन दिस ट्रांजेक्शन, जरा लंबा चलेगा, इन दिस ट्रांजेक्शन goods sold on credit, that means one side our stock reduce, stock and goods, one side our goods reduce, stock reduce, at the same time debtor increase, at the same time debtor increase,
Therefore, one can say no effect on asset. Therefore, one can say no effect on asset because amount is not given. Amount is not given ना, तो एक बाजू एसेट गया, एक बाजू एसेट बढ़ गया, तो फाइनली नो इफेक्ट एक मेरा पहला आंसर बनता है. नेक्स्ट लाइन. Normally, goods are sold at higher price. ये नॉर्मली वाली भाषा चालू किया रहे. Normally, goods are sold at higher price. For example, goods of value 100, goods of value 100 may be sold at 120, 130, etc. Therefore, there is net increase in asset. Underline the word net increase in asset. तो जरा ऊपर वाले में नो चेंज में भी अंडरलाइन करना. नो इफेक्ट या नो चेंज में जो भी बोला यार, है ना. दो आंसर. और तीसरा आंसर भी लिख ले. लॉस में बेचा तो तू तो खड़ा है मेरे सामने. लिख ले. If goods are sold at a lower price, if goods are sold at a lower price, that is at loss, है ना. For example, goods of rupees 100 sold at 9090. Then there could be decrease in asset. सुना क्या रे? Underline decrease in asset. अभी लास्ट में फिर भी मेरा एक आंसर लिख ले. As per normal thinking, think normal, ये तो पक्की बात है ना नॉर्मली यार. As per normal thinking, there will be net increase in asset. हाँ, ये पूरा अंडरलाइन कर डालना. बहस मैंने हर जगह कर लिया और नॉर्मल थिंकिंग भी तेरे सामने एकदम रगड़ दिया. कोई डाउट है तो बताइए. मैं यहाँ रुकता हूँ, आगे यात्रा बाकी है. चलेगा धीरे धीरे. एनी डाउट? रिपीट करते रहना बच्चा. आई एम एंडिंग द मीटिंग. आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं. आप देख रहे हो एक एक ट्रांजैक्शन, एक एक क्वेश्चन बड़े शांति से, मतलब थोड़ा रिपीट करना भाई. एंडिंग द मीटिंग. थैंक यू.